हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट देखा था। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने हर एक देश की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया है। और हमने आज़ादी के पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने कई सारे प्रोविजंस लिए हैं। शायद इसीलिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया और अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब भारत एक राज्यों का समूह है। फेडरल स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि भारत एक राज्यों का समूह है। संघवाद जिसे हम कहते हैं, संघवाद। आज हम देखते हैं भारत में कई सारे स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, इसे हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। उसके बाद गवर्नर यानी कि ये जो राज्यपाल होता है, हर एक राज्य का राज्यपाल, उसे भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया। जुडिशियरी यानी न्यायालय, इसे भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी, एक ऐसा कमीशन जो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है, यह भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। और ये हर एक राज्य के लिए भी अलग अलग होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकाल, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। वैसे तो इमरजेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में देखेंगे, सेपरेट वीडियोस बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है संकट का समय, संकट की घड़ी। जब देश किसी मुसीबत से गुजर रहा होता है तो इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। इसमें कई सारे ऐसे नियम लागू किए जाते हैं जिससे देश वापस बेहतर कंडीशन में आ सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमने यानी मौलिक अधिकार को हमने, जिनकी संख्या 6 है, वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी न्यायालय की स्वतंत्रता। आज जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर के काम कर पा रहा है, तो उसकी वजह है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जिसे हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। व्यू का मतलब होता है देखना और रिव्यू मतलब होता है वापस देखना। तो संसद जो भी नियम बनाती है, यदि उन नियमों में से कोई सा नियम हमें सही नहीं लगता है, लीगलाइज नहीं लगता है, तो हम कोर्ट में जाकर के उस नियम को लेकर के चैलेंज कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है। और इस जुडिशियल रिव्यू को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की कार्यवाही को इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इनको हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये इन सारे प्रोविजंस को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एक तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक प्रकार की डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा स्टेट को दिए गए हैं। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो 12 मेंबर, बाकी के मेंबर 238 मेंबर तो इलेक्ट होकर के आते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इन 12 मेंबर को नॉमिनेट करने की जो प्रक्रिया है
वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये 12 मेंबर ऐसे हाई पर्सनालिटीज होती हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र जैसे कि कला हो गया, संस्कृति हो गया, विज्ञान, शिक्षा या किसी क्षेत्र में अपना एक अहम योगदान दिया है और जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किस प्रकार से चुना जाएगा, कौन इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन इसे वोट देगा, कौन नहीं देगा, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इन सभी प्रोविजंस को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अब हम देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हालांकि फेडरेशन का कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, ठीक है, लेकिन ये जो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है कि फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है और ये जो रेसिजुअरी पावर है, वेस्टिंग ऑफ रेसिजुअरी पावर्स इन द सेंटर, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब रेसिजुअरी पावर से मतलब ऐसे मुद्दे पर कानून बनाना जो ना तो यूनियन लिस्ट में है और ना ही स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो रेसिजुअरी पावर को सेंटर के को दे दी गई है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर सेंटर के द्वारा जो हर एक स्टेट के लिए गवर्नर चुना जाता है वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइस देने का अधिकार है यह भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये सारे हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एक तो हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिजुअरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑपरेट करती है, दोनों मिलकर के कानून बनाती है, कोऑपरेट करती है। इसके अलावा हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा के नाम से भी जानते हैं और अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वैसे तो इन दोनों हाउसेस की अलग अलग सिटिंग होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनकी वजह से इन दोनों की ज्वाइंट सिटिंग करवानी पड़ती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को एक साथ बुलाना पड़ता है। तो लोअर हाउस और अपर हाउस की ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये सब हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इमरजेंसी। जब इमरजेंसी इंपोज होती है, आपातकाल या संकट का समय, उस संकट के समय में इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। अब उस आपातकाल में फंडामेंटल राइट खत्म क्यों किए जाते हैं, तो इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे कि मान के चलें दो कम्युनिटी में झगड़े के कारण पूरे देश में इंटरनल इमरजेंसी इंपोज की गई, ठीक है। अब यदि इस दौरान कोई व्यक्ति यह कहकर कि बोलना मेरा फंडामेंटल राइट है और ऐसा कहकर के हर कुछ बोला जाए, इस प्रकार की स्पीच दे जो भड़कालू हो, लोगों में एग्रीनेस पैदा करे, तो इस प्रकार के भाषणों से तो समाज में और अशांति फैलेगी, दंगे होंगे। इसलिए फिर प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को फंडामेंटल राइट्स को अबोलिश कर देना चाहिए ताकि कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति ना फैला सके। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा जर्मनी में होता है। जर्मनी में जब इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो वहाँ के नागरिकों के, वहाँ के सिविलियंस के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने भी इसकी गरिमा को देखते हुए, इसके फायदे को देखते हुए अडॉप्ट किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जिनकी संख्या 11 है,
इसे हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन या बोले रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर हमारी जो प्रीएम्बल है उस प्रीएम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, इनको हमने लिया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है इन्हें भी हमने। यानी भारत के हर एक सिविलियन को, हर एक नागरिक को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली न्याय मिले, ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारी प्रीएम्बल में जो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड्स हैं, इनको हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इनको हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इसे हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिपब्लिक का मतलब है यानी लोगों का शासन, गणतंत्र, और लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। और इक्वलिटी मीन्स होती है समानता, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब समान है। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुता, यानी यहाँ के हर एक नागरिक, हर संप्रदाय के लोग आपस में बंधुत्व के साथ रहते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ये फ्रेटर्निटी होती है। तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन वर्ड्स को हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर को हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी यदि संसद को लगता है कि संविधान के फलाने नियम में कुछ करेक्शन होना चाहिए तो संसद उस नियम में करेक्शन कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो करके। मतलब कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी संसद संविधान के किसी भी नियम में चेंज कर सकती है। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब यह है कि संविधान की गरिमा बनी रहे, किसी प्रकार का अन्याय वाला कानून ना बनने पाए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अमेंडमेंट यानी संशोधन करने का प्रोविजन हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा, वह इलेक्ट करने की प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस प्रकार हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ लिया है। शायद इसीलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और शायद इसीलिए इसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो जब ये बनकर के तैयार हुआ, ठीक है, जब ये बनकर के तैयार हुआ उस वक्त कितने आर्टिकल्स थे? टोटल 395 आर्टिकल थे। अब हम आर्टिकल को ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पैराग्राफ, ठीक है। तो 395 पैराग्राफ या 395 आर्टिकल थे जिन्हें 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और अब इन 395 आर्टिकल में कुछ लिस्ट भी रही होगी, जैसे कि हमारे संविधान का पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब कौन कौन से राज्य हैं भारत में, उन राज्यों की एक लिस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लिस्ट हो सकती है? तो भाषाओं की लिस्ट हो गई दूसरी, जैसे कि भारत में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो भाषाओं की लिस्ट हो गई। फिर राज्यसभा में किस स्टेट से कितने सांसद चुन के आएंगे, उन नंबर ऑफ मेंबर की लिस्ट हो गई। तो ऐसी कई सारी लिस्ट थी जिन्हें हमने सेपरेटली रख दिया गया है, इन्हें हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1949, उस वक्त 8 शेड्यूल थे, अब है टोटल 12 शेड्यूल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये कि 22 पार्ट्स में जो 395 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं, हर एक पार्ट में कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में रखे गए हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 4, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक पार्ट फर्स्ट में रखे गए हैं। इस पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में है पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकंड में रखा गया है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के बारे में यानी नागरिकता के बारे में है। पार्ट थर्ड की अभी हम बात करें तो पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 है, और ये पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में है,
यानी नागरिकों को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स जिनकी संख्या 6 है वो पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35। पार्ट फोर्थ में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आते हैं। पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है। पार्ट फोर्थ ए में है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A है पार्ट फोर्थ ए में। पार्ट फोर्थ ए जिसमें है आर्टिकल 51A, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिनकी संख्या है 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट फोर्थ ए में रखा गया है। फिर पार्ट फिफ्थ, तो पार्ट फिफ्थ में है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151। काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं पार्ट फिफ्थ में, इसलिए इन सारे आर्टिकल मतलब कि करीब करीब 99 आर्टिकल्स हो गए हैं ना, 52 से लेकर के 115। तो इनको कई सारे चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली इतने होना ही चाहिए आर्टिकल 52 से लेकर के 151 पार्ट फिफ्थ में, क्योंकि पार्ट फिफ्थ जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट के यानी केंद्र सरकार जो कि भारत की सरकार है, इतने बड़े देश की सरकार है, तो ऑब्वियसली इतने आर्टिकल्स तो होने ही चाहिए इसमें। तो पार्ट फिफ्थ में है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 और इन सभी आर्टिकल्स से कई सारे चैप्टर बने, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में रखे गए आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78, इसको चैप्टर फर्स्ट में रखा गया। आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 को चैप्टर सेकंड में रखा गया। आर्टिकल 123 को चैप्टर थर्ड में रखा गया। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 को चैप्टर फोर्थ में रखा गया और आर्टिकल 148 से लेकर के 151 इसको चैप्टर फिफ्थ में रखा गया। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के बारे में है। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में है चैप्टर फर्स्ट में कार्यपालिका, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में है चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकंड में है पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में है चैप्टर सेकंड में। और चैप्टर थर्ड में है प्रेसिडेंट को मिलने वाली लेजिस्लेटिव पावर के बारे में है चैप्टर थर्ड में। आर्टिकल 123 क्या है, प्रेसिडेंट को जो लेजिस्लेचर पावर दी गई है यानी कि किसी बिल को लेकर के वो क्या क्या कर सकता है, वो चैप्टर थर्ड में है। चैप्टर फोर्थ में है यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में है चैप्टर फोर्थ में। न्यायपालिका के बारे में है चैप्टर फोर्थ में। और चैप्टर फिफ्थ में है केक के बारे में यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ये केक का काम क्या होता है, तो केक का काम होता है गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चों का हिसाब किताब रखना। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम होता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का डिस्क्रिप्शन चैप्टर फिफ्थ में किया गया है। अब हम देखते हैं पार्ट सिक्स्थ के बारे में। पार्ट सिक्स्थ में आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक है और यह पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। पार्ट फिफ्थ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में था, पार्ट सिक्स्थ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है। पार्ट फिफ्थ की तरह ही पार्ट सिक्स्थ में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, इसलिए पार्ट सिक्स्थ को भी 6 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया। चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 152 है। चैप्टर सेकंड में आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 है। चैप्टर थर्ड में आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक है। चैप्टर फोर्थ में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 213। चैप्टर फिफ्थ में आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 है और चैप्टर सिक्स्थ में आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक है। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में जनरल डिस्कशन है, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है और ये इसमें सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। चैप्टर सेकंड में आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक है और ये चैप्टर जो है ये एग्जीक्यूटिव के बारे में है यानी कार्यपालिका के बारे में है। एग्जीक्यूटिव का काम किसी नियम या कानून को अच्छी तरह से देख परख कर एग्जीक्यूट करना होता है। यदि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई कानून कानूनी तौर पर सही नहीं होता है तो एग्जीक्यूटिव उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता है। यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है
और स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है। चैप्टर थर्ड में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक है। यह चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। और चैप्टर फोर्थ जो है, चैप्टर फोर्थ गवर्नर को दी गई लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड है। चैप्टर फिफ्थ की बात करें तो चैप्टर फिफ्थ हाई कोर्ट के बारे में है। और चैप्टर सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो चैप्टर सिक्स्थ जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट के अंडर में जो कोर्ट आती हैं उन कोर्ट के बारे में है चैप्टर सिक्स्थ। तो ये था चैप्टर सिक्स्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं पार्ट सेवंथ की। तो पार्ट सेवंथ की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। ठीक है। पार्ट सेवंथ के बाद अब पार्ट एट्थ में आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 242 है। और इस पार्ट में यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के बारे में है पार्ट सेवंथ में। पार्ट एट्थ में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। तो आर्टिकल 242 तक हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 243। तो आर्टिकल 243 जो है उसमें कई सारे क्लाउजेस हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया, ए से लेकर के पूरे जेड तक हैं क्लाउजेस, यानी अल्फाबेटिकली ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV WXYZ, ए से लेके जेड तक हैं क्लाउजेस आर्टिकल 243 में। फिर जेड हो गया, उसके बाद जेड से शुरू किया ZA, ZB, ZG, ZA, ZB, ZC, ZD, इस प्रकार से जेड से लेकर के टी तक, मतलब कि ए से लेकर के टी तक जेड के साथ में ZA, ZB, ZC, तो ये टी तक आया इस प्रकार से। तो 243 के कई सारे क्लाउजेस हैं। तो आर्टिकल 243 के जो क्लाउजेस ए से लेकर के ओ तक हैं, ठीक है, ए से लेकर के ओ तक हैं, उनको पार्ट 9th में रखा गया है। ABCDEFGHIJK LMNO, ये ओ तक पार्ट 9th में रखा गया है। फिर उसके बाद पी से लेकर के PQRSTUVW XYZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG, तो ये पार्ट 9th ए में रखा गया है, सब पार्ट 9th ए में रखा गया है ZG तक। फिर उसके बाद ZH के बाद I ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT, तो ZT तक सब पार्ट 9th बी में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से पार्ट 9th और पार्ट 9th, सब पार्ट 9th ए, सब पार्ट 9th बी। तो पार्ट 9th जो है वो है पंचायत के बारे में। पार्ट 9th किस बारे में है? पार्ट 9th है पंचायत के बारे में है, ये पार्ट पंचायत के बारे में। और सब पार्ट 9th ए है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, यानी नगर पालिकाओं के बारे में है सब पार्ट 9th ए। और सब पार्ट 9th बी जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से मतलब ऐसी सोसाइटीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। इन सोसाइटी का उद्देश्य सेवा करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक फार्मर्स को, पुअर्स को लोन प्रोवाइड करती है। तो ये सोसाइटी समाज के हित में काम करती है, इसलिए इन सोसाइटी से लोन भी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है पार्ट 9th बी में, सब पार्ट 9th बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, फिर पार्ट 10th हम देखते हैं। तो पार्ट 10th में जो है आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 ए, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 ए, यह है पार्ट 10th में। इस पार्ट में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में है पार्ट 10th। पार्ट 11th में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 है। पार्ट 11th में आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक है।
यह पार्ट सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन के बारे में है। तो इस पार्ट में आने वाले सभी आर्टिकल को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में है। इस चैप्टर में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 है, ठीक है। और चैप्टर सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में है। इस चैप्टर में आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक है। पार्ट 12 हम देखते हैं, तो पार्ट 12 में है आर्टिकल 264 से लेकर के 300A। यह पार्ट फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड सूट्स के बारे में है। इस पार्ट में 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 291 तक है और यह चैप्टर फाइनेंस से रिलेटेड है। चैप्टर सेकंड बोरोइंग से रिलेटेड है। इस पार्ट में आर्टिकल 292 एंड 293 है। आर्टिकल 292 इज रिलेटेड विद बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 293 इज रिलेटेड विद बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसे आर्टिकल 292 में, और स्टेट गवर्नमेंट के बोरोइंग से रिलेटेड है आर्टिकल 293। चैप्टर थर्ड में है आर्टिकल 294 से लेकर के 300। आर्टिकल 294 से लेकर के 300 चैप्टर थर्ड में है। और यह चैप्टर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स के बारे में है। चैप्टर फोर्थ में सिर्फ एक आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 300A। चैप्टर सिक्स्थ में आर्टिकल 300A है और यह है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। चैप्टर फोर्थ इज रिलेटेड विथ राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। इस पार्ट में होने के कारण अब यह एक लीगल राइट है, इससे पहले यह एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो यह हो गए पार्ट 9th और उसके बाद हमने देख लिया 11th और 12th तक देख लिया। अब हम देखते हैं पार्ट 13th। अब हम देखते हैं पार्ट 13th के बारे में। तो पार्ट 13th में आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक है। इस पार्ट में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में बताया गया है। अब ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ट्रेड और कॉमर्स इन दोनों वर्ड्स में। इंटरकोर्स एक अलग वर्ड है, ट्रेड और कॉमर्स में इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये दोनों वर्ड लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ट्रेड मतलब होता है लेन देन, ठीक है। जब हम चीज़ों का लेन देन करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उसे ट्रेड या व्यापार कहते हैं। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। और जब हम कॉमर्स की बात करें यानी वाणिज्य की बात करें, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के फैक्ट्री में बनने से लेकर के लास्ट कस्टमर तक पहुंचने तक सारी एक्टिविटी कॉमर्स में आ जाती है। इवन प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ कॉमर्स में आ जाता है। अब इंटरकोर्स देखें, इंटरकोर्स मतलब होता है समागम। यदि हम इसके एक एक वर्ड को समझें तो हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। इंटर मतलब होता है अंदर, विद इन। जैसे कि आर्टिकल 301 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति केरला का है और हिमाचल प्रदेश में जाकर के बिजनेस करना चाहे तो वह कर सकता है, इंडिया के अंदर कहीं पर भी कर सकता है। दिस इज इंटरकोर्स। अब हम पार्ट 14th देखते हैं। पार्ट 14th में आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक है और यह पार्ट यूनियन और स्टेट में आने वाली सर्विसेज के बारे में है। इस पार्ट में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक है। और आज जो एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो एक निश्चित समय के बाद रिटायरमेंट होता है, पेंशन दी जाती है, पीएफ कटता है, अच्छे काम करने पर प्रोमोट भी किया जाता है और बुरे काम करने पर डिमोट या रिमूवल और ज़्यादा ही बुरे काम करने पर डिसमिस भी कर दिया जाता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को देखने को मिलती है। ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है। और चैप्टर सेकंड में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्क्राइब्ड है।
यह एक ऐसा कमीशन होता है जो सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करता है, यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। तो सेंटर वाला एक अलग कमीशन होता है जिसे हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, और स्टेट का अलग कमीशन होता है जिसे हम एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। कभी कभी दो स्टेट का मिलाकर के भी एक कमीशन बना दिया जाता है जिसे हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर सेकंड में पीएससी के बारे में है, और इस चैप्टर में आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक है। अब ये जो आर्टिकल 323 है इसमें दो क्लाउज हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323 तो चैप्टर सेकंड में चला गया है, और आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B ये दोनों क्लाउजेस मिला करके पार्ट 14 बनाते हैं। तो पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, यह है पार्ट 14 है जिसमें आर्टिकल 323A आ रहा है और आर्टिकल 323B आ रहा है। यह पार्ट ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, यानी न्यायाधिकरण। यह भी एक प्रकार से कोर्ट ही होते हैं और अथोराइज्ड कोर्ट होते हैं जिन्हें कुछ सेंसिटिव मैटर वाले केस दिए जाते हैं। अब इंडिया में एक एक केस को सॉल्व होने में 10 साल लग जाते हैं, 10 साल, कभी 12 भी लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई सा ऐसा केस है जो कि पब्लिक मैटर से रिलेटेड है, तो ऐसे केसेस को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाता है। पार्ट 15 में है इलेक्शन के बारे में, पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में है, और इस पार्ट में है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329A, ये पार्ट 15 में चुनाव के बारे में। पार्ट 16 में है समाज के कुछ निश्चित वर्गों को लेकर के, पार्ट 16 में प्रोविजंस दिए गए हैं। इस पार्ट में आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक है। जैसे कि इस पार्ट का आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व करता है। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बताता है। तो इस पार्ट में यानी 330 से लेकर के 342 तक कुछ स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस को लेकर के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक है, और यह पार्ट लैंग्वेजेस के बारे में है। इस पार्ट में 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल 343 और 344 है। इस चैप्टर में यूनियन की लैंग्वेजेस के बारे में है। चैप्टर सेकंड में रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है, और यह इस चैप्टर में आर्टिकल 345 से लेकर के आर्टिकल 347 तक है। आर्टिकल 345, 346 और 347 चैप्टर सेकंड में है, और ये चैप्टर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में है चैप्टर सेकंड। चैप्टर थर्ड में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस के बारे में है, और इस चैप्टर में आर्टिकल 348 है और 349 है। चैप्टर फोर्थ में आर्टिकल 350 और 351 है। इस चैप्टर में स्पेशल डायरेक्टिव हैं। तो यह हो गया पार्ट 17 के बारे में। अब हम देखते हैं पार्ट 18 के बारे में। तो पार्ट 18 में है इमरजेंसी के बारे में है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल। इस पार्ट में आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 है। पार्ट 19 में आर्टिकल 361 से लेकर के आर्टिकल 367 है, और यह पार्ट मिसलेनियस है, विविध है। इसमें कई सारे प्रोविजंस है, अलग अलग प्रोविजंस हैं जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से या पर्टिकुलर पार्ट से मैच नहीं खाता है, उसे इस मिसलेनियस वाले पार्ट में यानी पार्ट 19 में डाल दिया गया है। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट प्रोसीजर, और इस पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में है पार्ट 20 में। यानी हम संसद संविधान के किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, यह आर्टिकल 368 कहता है।
और पार्ट 21 में है आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392, और इस पार्ट में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं। पार्ट 22 में है आर्टिकल 393 से लेकर के 395, इसमें शॉर्ट टाइटल है कमेंसमेंट, अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स हैं। तो ये है सारे पार्ट के बारे में देखा, और कौन सा आर्टिकल किस पार्ट में आता है ये हमने देखा। 22 पार्ट्स के बारे में अभी तक हमने ओवरव्यू देखा है। अब हम सारे पार्ट को नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट को, हर एक आर्टिकल को डिटेल से देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है उन सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल से देखेंगे। अभी हम शेड्यूल के बारे में और देख लेते हैं, शेड्यूल यानी अनुसूची के बारे में और देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, इसके बारे में है शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल सेकंड। तो शेड्यूल सेकंड जो है, शेड्यूल सेकंड में इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के बारे में दिया गया है सेकंड शेड्यूल में। अब किस किस के इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, और यानी विधानसभा, और चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट यानी विधान परिषद, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। उसके बाद है शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में ऑथ के बारे में यानी शपथ की लिस्ट दी गई है। इनमें किन किन लोगों की शपथ, तो यूनियन मिनिस्टर्स की शपथ, उसके बाद मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यानी एमपीज, फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ की लिस्ट दी गई है। फिर केग की लिस्ट दी गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है, स्टेट मिनिस्टर की शपथ कब प्रोफार्मा किस तरीके से होगा वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के शपथ का जो प्रोफार्मा है वो दिया हुआ है इस थर्ड शेड्यूल में। और फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जजों का भी के शपथ का भी प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो ये इन सब का शपथ का प्रोफार्मा दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल में। तो जो थर्ड शेड्यूल है वो शपथ यानी ऑथ से रिलेटेड है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में है डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स, यानी हर एक राज्य से कितनी सीट राज्यसभा में चुन करके आएंगे, कितने राज्यसभा सांसद चुन करके आएंगे, ये फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। और यूटीज में कितने रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज में कितने रहेंगे, ये फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल जो है, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है सिक्स्थ शेड्यूल। तो ये थे 8 शेड्यूल, 8 अनुसूची। 26 जनवरी 1950 जबकि हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में कुल 8 शेड्यूल थे। लेकिन जैसा कि अभी अभी हमने देखा, हमारे संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि अगर संसद किसी एक्ट में करेक्ट या फिर हटाना चाहती है या किसी नए एक्ट को जोड़ना चाहती है तो संसद के पास ये अधिकार है कि संसद ऐसा कर सकती है। और फिर इसी आर्टिकल 368 का यूज करते हुए 1951 में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। तो 9th शेड्यूल को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 9th शेड्यूल को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से 9th शेड्यूल जोड़ा गया, और 9th शेड्यूल जोड़ने से पहले क्या एक्ट्स परेशानी डाल रहे थे, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये समय था 1950 का, सन 1950 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे और अब जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई वो पूरी तरह से भारतीयों की गवर्नमेंट थी, भारत के अपने लोगों की गवर्नमेंट थी। तो ये गवर्नमेंट नया बदलाव लाना चाह रही थी, भारत को उन्नति के कगार पर ले जाना चाहती थी। बड़े बड़े पुल, इमारतें, म्यूजियम आदि इन सब चीज़ों को भारत में लाना चाह रही थी।
यानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया बदलाव देखने को मिलने वाला था। लेकिन ये तभी संभव था जब कि गवर्नमेंट के पास पर्याप्त जमीन होती, और गवर्नमेंट अगर किसी जागीरदार या किसी व्यक्ति की जमीन को हड़पती तो वो व्यक्ति या वो प्राइवेट लैंड ओनर आर्टिकल 19(1)(f) का हवाला देते हुए कहता कि प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना या उसे रखना यह उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(f) कहता है गारंटीड टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को रखना, खरीदना या बेचना यह मेरा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(f) का यूज करते हुए वो ऐसा कहता, और गवर्नमेंट उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 13 के क्लाउज 1 में यह भी कहा गया, आर्टिकल 13 के क्लाउज 1 में यह भी कहा गया कि संविधान के लागू होने के पहले के ऐसे सभी नियम जो इस पार्ट से मतलब फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से असंगत हैं, वॉइड समझे जाएंगे। ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा जिससे फंडामेंटल राइट में खिलवाड़ हो। ठीक है, आर्टिकल 13 के क्लाउज 1 में यह कहा गया है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। यानी कि संविधान के लागू होने के पहले के ऐसे सभी नियम जो इस पार्ट से मतलब फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से असंगत हैं, वॉइड समझे जाएंगे। ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा जिससे फंडामेंटल राइट में खिलवाड़ हो। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, तो गवर्नमेंट उसको छीन नहीं सकती थी किसी की प्रॉपर्टी को। और फिर आर्टिकल 13 का क्लाउज 2 क्या कहता है? क्लाउज 2 ये कहता है कि स्टेट ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। यानी संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 13 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से सेव कर दिया था। तो अब गवर्नमेंट आर्टिकल 19 के उस क्लाउजेस को भी चेंज नहीं कर सकती थी जिसमें लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 13 में यह कहा गया था कि ऐसा कोई सा भी नियम लागू नहीं होगा जो कि या ऐसा कोई सा कानून गवर्नमेंट नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। और फिर आगे आर्टिकल 14 तो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कही गई थी, यानी कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। नियम के आगे सब समान है, सभी को नियम का पालन करना होगा। मतलब कि उस वक्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार यह भी नहीं कह सकती थी कि ये सब नियम तो आम जनता पर लागू होते हैं, हम तो सरकार में हैं। इसलिए इस आर्टिकल 14 में यह स्पष्ट किया गया था कि नियम के आगे सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे कोई भी हो फिर वो। तो ये तमाम ऐसे परेशानियां खड़ी हो रही थी गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट किसी की लैंड को ले नहीं सकती थी। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 में क्लाउज ए बनाया। नया रास्ता निकालते हुए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 ए क्लाउज बनाया। और आर्टिकल 31 ए क्लाउज क्या कहता है वो देखते हैं। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट्स, बी टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, सी द अमलगमेशन ऑफ 2 or more corporations, D. Extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and directors, etc. E. Extinguishment or modification of lease mining shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with averages of the rights conferred by Article 14 or 19. यानी कि इसके तहत आर्टिकल 31A के तहत यह कहा गया है कि आर्टिकल 13 में सब कुछ होने के बावजूद यदि कोई राज्य किसी संपदा को एक्वायर करना चाहता है, द एक्विजिशन ऑफ बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट, ओके, या राज्य किसी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेना चाहता है,
टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, या फिर राज्य दो या दो से अधिक कॉरपोरेशन को मिलाना चाहता है, या फिर किसी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर, सेक्रेटरीज या एजेंट्स को बदलना चाहता है, या फिर खदानों के टेंडर को किसी और कंपनी को देना चाहता है, तो राज्य ऐसा कर सकता है, भले ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के साथ मेल ना खाता हो। बस भले ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के साथ मेल ना खाता हो। यह आर्टिकल 31A में कहा गया है। बशर्ते उस राज्य को जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, उस व्यक्ति विशेष को, उस प्रॉपर्टी के ओनर को कंपेंसेशन देना होगा, उस व्यक्ति को कंपेंसेशन देना होगा और राज्य ले सकता है यदि राज्य लेना चाहे तो। यह आर्टिकल 31A में कहा गया। आर्टिकल 31B में कहा गया, आर्टिकल 31B जोड़ा गया। आर्टिकल 31B को जोड़ते हुए इसमें यह कहा गया कि अब से 1951 से 9th शेड्यूल भी होगा, ठीक है, 9th शेड्यूल भी होगा, और 9th शेड्यूल में ऐसे सारे प्रोविजंस को जोड़ा जाएगा, ऐसे सारे एक्ट्स को जोड़े जाएंगे जिन्हें जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, और इस शेड्यूल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से 9th शेड्यूल एग्जिस्टेंस में आया। हालांकि फिर सन 2007 में IR कोल्हो केस का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जितने भी प्रोविजंस हैं 9th शेड्यूल में, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के 9th शेड्यूल के प्रोविजंस जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 की यह तारीख क्यों चुनी, कोई सी और क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस तारीख को चुनने के पीछे का कारण यह था कि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं ला सकती, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं ला सकती। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर से मीनिंग है कि ऐसा कोई सा कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ हो, ठीक है, अन्याय ना हो सके, सबके साथ न्याय हो, समाज में समानता हो, शांति हो, प्रजातंत्र हो, जनता का शासन हो, किसी व्यक्ति विशेष का शासन ना हो, बोलने की आज़ादी हो, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा बनी रहे। तो यह था 1973 का वो केस, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने IR कोल्हो 2007 का जो केस के फैसले को सुनाते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी 9th शेड्यूल के प्रोविजंस है वो जुडिशियल रिव्यू में आएंगे, ठीक है। 9th शेड्यूल में अभी इस वक्त 284 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो इस तरह से 9th शेड्यूल एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद हम देखते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, यानी दल बदल निरोधक कानून। डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल। तो दल बदल मतलब क्या होता है कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाना। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बीजेपी विपक्ष में। अब अगर बीजेपी कांग्रेस के कुछ सांसदों को खरीद ले तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। इसे कहते हैं दल बदलना। तो इससे क्या होता है, हो रहा था कि कोई सी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही थी, ठीक है, क्योंकि बार बार लोग पैसे के लालच में, जो विधायक होते थे, जो सांसद होते थे, वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। इससे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही थी और कोई सी भी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल निरोधक कानून लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में सिंधिया के जो बागी विधायक है, सिंधिया के साथ में बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। तो उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की तो वो भी दल बदल निरोधक कानून के अंतर्गत आया। और उन्होंने जब ज्वाइन करी तो फिर उनके साथ में जो 26-27 जितने भी विधायक थे, उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ से इस्तीफा दिया। अब फिर से चुनाव होंगे
अब पूरे वो 26 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। 11th शेड्यूल की अब हम बात करें तो 11th शेड्यूल में है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में है और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। ठीक है, तो ये थे 12 शेड्यूल देख लिया हमने और 395 आर्टिकल्स के बारे में देख लिया। इन सब का भी हमने ओवरव्यू देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम प्रीएम्बल को भी पढ़ेंगे, प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।